हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे UPRVUNL स्टाफ नर्स के पेपर की ऑफिशियल आंसर की के बारे में। क्या है UPRVUNL? यहाँ पे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये इसका पूरा नाम है, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर है। यहाँ से स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई थी और इसका एग्ज़ाम भी हो चुका है। एग्ज़ाम डेट यहाँ पे देख सकते हो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर 5/7/2021, 5 जुलाई को इसका एग्ज़ाम हुआ था। ये सेंटर का नाम है। यहाँ पे आईडी और नेम वो है वो ब्लर कर रखा है थोड़ा। यहाँ पे जो टाइम है वो भी देख लीजिए, 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का था। और ये जो पोस्ट है वो किसकी है? स्टाफ नर्स की है। दोस्तों एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे के सारे क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हो रखे हैं उन्हीं में से सारे क्वेश्चंस उठाए गए हैं, यानी कि उन्हीं में से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं और नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो मिलने वाले हैं, यानी कि इस पेपर के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपकी एम्स नॉरसेट के लिए, ESIC के लिए, DSSB के लिए और जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होती है उनके लिए। तो ये आपको कंप्लीट क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ने, अच्छे से याद कर लेने हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूले। देखिए दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे के सारे थोड़े फास्टली देखेंगे। ऑप्शंस और क्वेश्चंस बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस है, ज़्यादा बड़े भी नहीं है। देखिए यहाँ पे डोमेन नॉलेज का पहला जो पार्ट वो आ चुका है, यानी कि जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसके सारे क्वेश्चंस सबसे पहले हम पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ जीके रीजनिंग के भी क्वेश्चंस है, अगर आप कहेंगे तो वो भी पढ़ लेंगे। अदरवाइज जो नर्सिंग के है वो तो पढ़ ही लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि द टोटल जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज। जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो टोटल जेनेटिक मटेरियल होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन में आपको दिए गए हैं जेनेटिक्स, जीनोटाइप, जीनोम, जीन। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना होता है वो करना होता है जीनोम। जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो टोटल जेनेटिक मटेरियल होता है उसे जीनोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7.0 इज ए न्यूट्रल pH वैल्यू ऑफ। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो एम्स में पूछा जा चुका है, यानी कि जो प्रीवियस एम्स के पेपर्स हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देख लेना आप अच्छे से, जो एम्स के प्रीवियस पेपर्स हैं उनके अंदर 7.0 जो न्यूट्रल pH है वो किसकी वैल्यू है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट है यूरिन, नेक्स्ट है फ्लूइड विद इन ए टिपिकल सेल, नेक्स्ट ब्लड इन द टेस्टिकुलर वेन, नेक्स्ट ब्लड इन द रीनल आर्टरी। दोस्तों ब्लड चाहे टेस्टिकुलर वेन के अंदर हो चाहे फिर वो रीनल आर्टरी के अंदर हो, ब्लड की pH हमेशा 7.35 टू 7.45 ही होती है। ये आप ज़रूर याद रखना, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि ब्लड की pH नॉर्मल कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था फ्लूइड विद इन ए टिपिकल सेल। जो भी टिपिकल सेल्स है उनके अंदर जो फ्लूइड होता है उसकी pH कितनी होती है? 7.0, यानी कि न्यूट्रल pH होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड इन एंड सिक्रेटेड फ्रॉम। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ESIC के RRB के पेपर में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। दोस्तों जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है और कहाँ से ये सिक्रेट होता है, ये आपको पूछा गया। ऑप्शन में देखिए आपको दिया गया है बोन मेरो, किडनी, लीवर, हार्ट। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था किडनी। किडनी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। कभी भी फ्यूचर में पूछे कि इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो आपको आंसर करना है किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस डाइल्यूट कार्बल फ्यूजन इज यूज्ड फॉर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये RRB 2019 में पूछा हुआ है, RRB 2019 में। इसीलिए तो मैंने कहा इस पेपर में सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है, बहुत सारे क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो न्यूली इस पेपर में ऐड किए हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस क्या है? रिपीटेड है। देखिए यहाँ पे जो ग्राम स्टेनिंग की जा रही है, जब ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस की जाती है तो उस टाइम कार्बल फ्यूजन जो है वो डाइल्यूट किया जाता है। तो इसका यूज आपको पूछा गया कि इसको क्यों यूज किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया फर्स्ट ड्राइंग, नेक्स्ट वॉशिंग द स्मीयर, नेक्स्ट काउंटर स्टेनिंग, नेक्स्ट है डीकलराइजिंग। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना होता है वो करना होता है काउंटर स्टेनिंग। जो कार्बल फ्यूजन है वो जब ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस की जाती है तो इसलिए डाइल्यूट किया जाता है ताकि जो स्टेनिंग है वो कैसी हो? काउंटर हो, यानी काउंटर स्टेनिंग के लिए इसको यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर पेन मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व्स कटिंग ए नैरो रूट टू रिलीव पेन इज कॉल्ड।
देखिए यहाँ पे बिल्कुल सीधा और सिंपल सवाल पूछा गया है कि सर्जिकल इंटरवेंशन यानी कि सर्जिकल मैनेजमेंट किसका, पेन मैनेजमेंट, यानी पेन को ठीक करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं किसी भी पेशेंट का। आप तो क्या कर रहे हैं, लेकिन सर्जन कर रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा गया है जिसके अंदर क्या कर रहे हैं, नर्व जो रूट है उनको क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, और नर्व रूट को कट करने के बाद जो पेन है वो क्या हो जाता है, रिलीव हो जाता है, यानी कि पेन जो है वो ठीक हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, यानी कि इस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, ये बिल्कुल सीधा सिंपल आपको सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट आपको दिया गया है क्रायो एनाल्जेशिया, नेक्स्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, नेक्स्ट रिजोटोमी, नेक्स्ट कॉर्डोटोमी। दोस्तों एब्लेशन की डेफिनेशन आप याद कर लेना जो एम्स में पूछी जा चुकी है, प्रीवियस जो भी एम्स के एग्ज़ाम्स हुई है उनके अंदर एब्लेशन की डेफिनेशन पूछी जा चुकी है, ये आप याद कर लेना। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, रिजोटोमी। बाकी अगर आपको नहीं आता है एब्लेशन के बारे में तो आप कमेंट करके मुझे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आपको रिजोटोमी करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयरन इज मोस्टली एब्जॉर्ब्ड इन, ये भी एम्स में पूछा जा चुका है और आरआरबी में भी पूछा जा चुका है। दोस्तों जो आयरन है वो मोस्टली कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, आपको 4 ऑर्गन के नाम दिए, फर्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, नेक्स्ट कोलोन, नेक्स्ट स्टोमक, नेक्स्ट है किडनी। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना होता है वो करना है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो आयरन है वो मोस्टली कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन फॉर सर्वाइकल कैंसर। देखिए जो सर्वाइकल कैंसर है उसका कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस क्या होगा, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस है जिसे हम सर्वाइकल कैंसर का पता लगा सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एम्स में पूछा जा चुका है, ईएसआईसी में भी पूछा जा चुका है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स जिनमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी कि ये तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है जो हर एक 2 एग्जाम के बाद में पूछ लिया जाता है। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट है यूट्राइन स्कैन, नेक्स्ट है कॉल्पोस्कोपी एग्जामिनेशन, नेक्स्ट पैप स्मीयर, नेक्स्ट है एसीटी स्कैन फॉर एब्डोमेन ऑफ एब्डोमेन। दोस्तों ये तो बिल्कुल इजी सवाल है और आपने फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक बार बार इसको पढ़ा होगा। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो आपको करना है ऑप्शन थर्ड, पैप स्मीयर, और ये तो सभी को आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये साइकेट्री का क्वेश्चन है और जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। द टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच इमोशनल फीलिंग इज ट्रांसफर्ड टू ऑब्जेक्ट्स हु आर लेस डेंजरस देन दोज हु इनिशियली अराउज्ड द इमोशंस इज। बिल्कुल सीधा सिंपल सवाल है और ये ऑलमोस्ट सभी के साथ में होता है, और उस टाइम जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ की जाती है वो आपको डिफेंस मैकेनिज्म पूछी गई है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए वो डिफेंस मैकेनिज्म जो आपको बतानी है जिसके अंदर क्या करते हैं, जो इमोशनल फीलिंग्स होती है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी दूसरे पर्सन के ऊपर जो डेंजरस होता है, यानी कि लेस डेंजरस होता है। यानी कि आप किसी से बड़े हैं तो आप क्या करते हैं, अपने छोटे जो भाई है, जो छोटी बहन है, उनके ऊपर गुस्सा निकाल देते हैं। मान लीजिए आपने अपने पेरेंट्स, जो आपके पेरेंट्स हैं उन्होंने आपको डांटा है कि आपको पढ़ना है, बाहर नहीं फिरना है, ऐसे आपको बोल दिया, आपको गुस्सा आ गया। वो गुस्सा किस पे निकाल रहे हो आप, अपने छोटे जो भाई बहन हैं उनके ऊपर निकाल रहे हो। तो उस टाइम पे जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज ली जाती है वो कौन सी होती है, ये आपको पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देखिए, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट ट्रांसफरेंस, नेक्स्ट सब्सटीट्यूशन, नेक्स्ट कन्वर्जन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको आंसर करना है वो क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट। और ये क्वेश्चन 4 से 5 बार जो प्रीवियस एग्जाम्स हुई है, जो प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुई है उनके अंदर पूछा जा चुका है। तो दोस्तों याद रखना है, अगर आपको गुस्सा आए और मान लो जी जो गुस्सा है वो किसी और की वजह से आ रहा है और निकाल किसी और पे रहे हो, तो ये आप जो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है वो यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे जो आप डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हो वो कौन सा कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। यानी कि जो गुस्सा दूसरे का है वो किसी दूसरे पे निकाल के आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the nurse notes a swelling on a neonate scalp, the crosses the suture line, what is nursing trying to assess here। बिल्कुल आपको सीधी सिंपल डेफिनेशन पूछी गई है और ये क्वेश्चन एम्स में भी पूछा जा चुका है और एम्स में पूछे भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, नर्स जो है वो नोट करती है
जो स्वेलिंग है वो कहाँ पे, स्कैल्प पे, किस पे, जो नियोनेट है उसके स्कैल्प पे स्वेलिंग आ रही है, मतलब सूजन आ रही है, और जो सूजन है वो फ्यूचर लाइन को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, वो फ्यूचर लाइन को क्रॉस कर रही है। आगे आपको पूछा व्हाट इज द नर्स ट्राइंग टू असेस हियर, नर्स कोशिश कर रही है असेस करने की, और नर्स को पता भी है कि ये जो सूजन है, जो स्वेलिंग है नियोनेट के स्केल पे जो फ्यूचर लाइन को क्रॉस कर रही है, इस सूजन की वजह क्या हो सकती है, इस जो स्वेलिंग यहाँ पे हो रही है इसको क्या कहा जाता है। तो ये तो वहाँ पे आप जब नर्स बन के जाएंगे तो आपको पता तो होना ही चाहिए ना। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए फर्स्ट है सिफियल हिमेटोमा, नेक्स्ट पेरिनेटल कैप्यूट, नेक्स्ट कैप्यूट सक्सिडेनम, नेक्स्ट हेमरेज एडिमा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो 3 से 4 बार, ये 4 से 5 बार ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको आंसर करना होता है वो करना था कैप्यूट सक्सिडेनम। जब भी आपको पूछे कि न्यूनेट स्कैल्प के अंदर स्वेलिंग हो रही है और वो फ्यूचर लाइन को क्रॉस कर रही है तो समझ जाना कैप्यूट सक्सिडेनम बच्चे को हो चुका है। अगर आपको कहे कि हेमेटोमा यानी कि जो ब्लड है उसका कलेक्शन स्कैल्प के अंदर हो चुका है, ब्लड कलेक्शन इन द स्कैल्प, तो कौन सी कंडीशन होगी। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है और यही क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए तो फिर आपको आंसर में करना है सिफियल हेमेटोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज इज नॉन एज रूबेला। बिल्कुल सीधा सिंपल सवाल, और ये MPCHO में भी अभी अभी एग्जाम में ये पूछा गया है, और वैसे तो प्रीवियस एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। देखिए निम्नलिखित में जो कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन है जिसे रूबेला के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट है कोलेरा, नेक्स्ट है जर्मन मिजल्स, नेक्स्ट है मम्प्स, नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। तो यहाँ पे जो आपको आंसर करना था वो करना था जर्मन मिजल्स। जर्मन मिजल्स को रूबेला के नाम से जाना जाता है। याद रखना ये एग्ज़ाम जो MPCHO के एग्ज़ाम है उसमें भी पूछा जा चुका है, यूपी में भी पूछा जा चुका है, और प्रीवियस और भी 2-3 एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेस्ट इन ड्राविंग, नेजल फ्लेयरिंग एंड ग्रंटिंग आर द फीचर ऑफ। दोस्तों एम्स का क्वेश्चन है ये, एम्स का क्वेश्चन है, एम्स में ये पूछा जा चुका है, और आगे जो नोट सेट होने वाली है 21 में, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए सिम्टम्स आपको बताए हैं, चेस्ट इन ड्राविंग, नेजल फ्लेयरिंग एंड ग्रंटिंग, ये जो फीचर्स है वो कौन सी डिजीज कंडीशन के फीचर्स है ये आपको पूछा गया है। कभी कभार आपको पूछ लिया जाता है जो चेस्ट इन ड्राविंग है इसका सिर्फ एक ही वर्ड आपको दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन सी कंडीशन के अंदर देखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिए गए न्यूमोनिया, र्यूराइटिस, पर्ट्यूसिस, नेक्स्ट है मम्प्स, नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, कुछ फीचर्स आपको बताए गए हैं, जैसे चेस्ट इन ड्राविंग, नेजल फ्लेयरिंग, नेक्स्ट ग्रंटिंग। तो ये फीचर्स किसके हैं, न्यूमोनिया के, यानी ग्रंटिंग साउंड होंगी, और नेजल फ्लेयरिंग बिल्कुल जो नाक है वो फड़फड़ाएंगे, है ना। और जो चेस्ट इन ड्राविंग है, चेस्ट इन ड्राविंग का मतलब होता है जो चेस्ट है वो बिल्कुल डाउनवर्ड आपको मिलेगा, है ना। तो ऐसी कंडीशंस न्यूमोनिया की अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन बाइनरी कोड द नंबर 7 इज रिटन एज, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। बाइनरी कोड के अंदर 7 नंबर को कैसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन में आपको फर्स्ट है 111, नेक्स्ट 110, नेक्स्ट 100, नेक्स्ट 101। यहाँ पे आपको आंसर करना है 111। जो नंबर 7 है उसको बाइनरी कोड के अंदर 111 लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम ए नोज ब्लीडिंग शुड बी हेल्ड इन विच पोजीशन। दोस्तों ये भी एम्स में पूछा हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना इस पेपर के अंदर वो सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ लेने हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक बच्चा है जो सफ़र कर रहा है किससे, नोज ब्लीडिंग से, यानी कि एपिस्टाक्सिस से सफ़र कर रहा है। तो पेशेंट को, जो बच्चा है उस बच्चे को आप कौन सी पोजीशन दोगे जिससे उसमें जो नेजल ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाए, स्टॉप हो जाए। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट है लीनिंग फॉरवर्ड सिटिंग पोजीशन, नेक्स्ट है ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, नेक्स्ट है सुपाइन पोजीशन, नेक्स्ट है लीनिंग बैकवर्ड सिटिंग पोजीशन। तो ऑलमोस्ट जो गाँवों से बिलोंग करते हैं, ढियानियों से जो बिलोंग करते हैं वो तो कौन सी पोजीशन देंगे, सुपाइन पोजीशन, क्योंकि जब भी नेजल ब्लीडिंग होती है तो घर वाले क्या बोलते हैं कि बच्चे को क्या कर दो, सुला दो, यानी सुपाइन पोजीशन दे दो, तो वो उनको वहीं याद रह जाता है। लेकिन आपको ये नहीं करना है, जो घरेलू इलाज है वो आपको नहीं बताना है, जो घर वाले बताते हैं वो आपको नहीं बताना है, जो आपको बताना है वो ये बताना है लीनिंग फॉरवर्ड सिटिंग पोजीशन इस बच्चे को देनी है।
पेशेंट को बिठा देना है और थोड़ा सा आगे की ओर इसको लीनिंग फॉरवर्ड के साथ में, सीटिंग पोजीशन तो आप दे रहे हो, साथ में लीनिंग फॉरवर्ड थोड़ा सा आगे की ओर इसको झुका देना है। ओके, और साथ में जो नोज़ है उनको पिंच करवा देना है जिससे ब्लीडिंग वगैरह है वो ज़्यादा नहीं हो। तो ये पोजीशन आपको देनी है। आप नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर हो तो आपको घरेलू उपाय नहीं बताने हैं, घर पे तो पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं, लेकिन आपको ये पोजीशन जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी डिफाइंड एज थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज। बिल्कुल सीधा सा सिंपल सवाल पूछा है कि थर्ड ट्राइमेस्टर का जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी के दौरान वो कब से कब तक का होता है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया फर्स्ट है 5 to 6 वीक, नेक्स्ट है 13 to 24 वीक, नेक्स्ट है 28 to 40 वीक, नेक्स्ट है फर्स्ट 12 वीक। तो सीधी सी बात है थर्ड ट्राइमेस्टर है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो सीधा सीधा आपको आंसर बता रहा है और वह है थर्ड। 28 to 40 वीक्स का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है थर्ड ट्राइमेस्टर का ड्यूरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ब्रेस्ट इज मॉडिफाइड ऑफ। ये क्वेश्चन मैं आपको 4-5 बार ये क्वेश्चन भी बता चुका हूँ और ये प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं। एम्स जैसी बड़ी इंस्टीट्यूट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो ब्रेस्ट है वो किससे मॉडिफाई होता है, किससे बनता है, किसके मॉडिफिकेशन से बनता है। ऑप्शन में आपको दिया गया फर्स्ट है स्वेट ग्लैंड, नेक्स्ट है सेबेसियस ग्लैंड, नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। दोस्तों आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, स्वेट ग्लैंड। कोई भी सेबेसियस ग्लैंड ना करे, आपको जो आंसर करना है वो क्या करना है, स्वेट ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द मोटार रेस्पॉन्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बॉडी इज नोन एज। आपको क्वेश्चन पूछा है जो मोटार रेस्पॉन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट कॉन्शियसनेस, नेक्स्ट हेल्यूसिनेशन, नेक्स्ट परसेप्शन, नेक्स्ट साइकोमोटर एक्टिविटी। तो यहाँ पर भी सीधा सीधा आपको आंसर दे रखा है, तो आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है ऑप्शंस में। यहाँ पे आपको जो आंसर करना है वो क्या करना है, साइकोमोटर एक्टिविटी। जो भी मोटार रेस्पॉन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वो क्या कहलाते हैं, साइकोमोटर एक्टिविटी। परसेप्शन, हेल्यूसिनेशन दोनों ही क्या है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, यानी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। साथ में जो कॉन्शियसनेस है वो तो बिल्कुल अलग ही हो गया है। तो यहाँ पे जो आपको आंसर दे रखा है वो तो सीधा सीधा आपको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट मिनरल इन ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से वो आपको मिनरल बताना है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ऑप्शन में आपको दिया गया फर्स्ट सोडियम, नेक्स्ट कैल्शियम, नेक्स्ट पोटेशियम, नेक्स्ट है आयरन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सेकंड कैल्शियम। कैल्शियम सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला मिनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन नॉर्मल कंडीशन द कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म एज। ये भी एम्स में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ESIC, एम्स, DSSB, CRPF, PGI सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन आपको पूछी गई है कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका कलर कैसा होगा। ऑप्शन में फर्स्ट गोल्डन, नेक्स्ट डार्क ब्राउन, नेक्स्ट ग्रेनिश येलो, नेक्स्ट पेल स्टोक कलर। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, पेल स्टोक कलर। बाकी जो एबनॉर्मल कलर है एमनियोटिक फ्लूइड के वो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स के अंदर। यहाँ पे आपको आंसर करना है पेल स्टोक कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एजेंट दैट कॉजेज स्मॉल पॉक्स इज। स्मॉल पॉक्स कॉज करने वाले एजेंट का नाम आपको पूछा गया है। ऑप्शन में आपको दिया गया है विब्रियो कॉलेरा, वेरिसेला जोस्टर, नेक्स्ट वेरियोला, नेक्स्ट रूबेला वायरस। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन थर्ड वेरियोला। वेरियोला यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल विज्ञान का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 20 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच सबसे अच्छी वृद्धि करने वाले जीवाणुओं को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। ये है तो हमारे नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन, लेकिन ये विज्ञान में भी आपने पढ़े ही होंगे 12th के अंदर, 11th के अंदर। देखिए 20 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच में जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनकी अच्छी वृद्धि होती है, यानी अच्छी ग्रोथ होती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है। ये सीधा सिंपल आपको सवाल पूछा गया है। ऑप्शन में आपको दिया गया है मध्यम रागी यानी कि मीजोफिलिक, नेक्स्ट शीत रागी, नेक्स्ट अति ताप रागी यानी कि हाइपर थर्मोफिलिक, नेक्स्ट ताप रागी यानी थर्मोफिलिक। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट मीजोफिलिक यानी कि मध्यम रागी। हिंदी में बोलते हैं मध्यम रागी और इंग्लिश में बोले तो मीजोफिलिक। तो ये आपको आंसर में याद कर ही लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉर्नियल जीरोसिस एंड कीरेटोमलेशिया अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। दोस्तों मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि ये कौन से एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे रिपीटेड है। जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए हैं उन्हीं में से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये RRB में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
RRB में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और ESIC एम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, कॉर्नियल जीरोसिस और जो केरेटोमलेशिया है वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन है। ऑप्शन में आपको दिया गया फर्स्ट विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी एंड विटामिन ए। यहाँ पे सीधा सीधा आपको आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन है कॉर्नियल जीरोसिस एंड केरेटोमलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इन ड्रग इंड्यूस्ड एनाफाइलेक्टिक शॉक। बिल्कुल क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार से पूछे डायरेक्टली देखिए आपको एनाफाइलेक्टिक शॉक आपको याद रखना है। एनाफाइलेक्टिक की शॉक जहाँ पर भी पूछे आपको आंसर में क्या कर देना है, एड्रेनलिन। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से वो कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है जो ट्रीटमेंट के लिए यूज ली जाती है, किसमें, ड्रग इंड्यूस्ड एनाफाइलेक्टिक शॉक, यानी कि ड्रग की वजह से एनाफाइलेक्टिक शॉक हुआ है तो उसमें कौन सी ड्रग जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस के रूप में यूज ली जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन में फर्स्ट है एड्रेनलिन, नेक्स्ट डाइजोक्सिन, नेक्स्ट प्रोटामाइन सल्फेट, नेक्स्ट डोपामाइन। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट एड्रेनलिन। दोस्तों एक ऑप्शन और है यहाँ पे प्रोटामाइन सल्फेट। प्रोटामाइन सल्फेट किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, यानी कि किसकी एंटीडोट है, ये आपको बतानी है। आपको बतानी है जो प्रोटामाइन सल्फेट है वो किसकी एंटीडोट है। अगर आप बताते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बताते तो अगले पार्ट के अंदर मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन आप कोशिश ज़रूर करना प्रोटामाइन सल्फेट किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। चलिए दोस्तों मैं बता ही देता हूँ, आपको याद नहीं होगा, हिपेरिन आपने पढ़ा होगा, हिपेरिन। हिपेरिन की ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्रोटामाइन सल्फेट। अगर आपको पूछे वारफेरिन, अगर आपको पूछे कि वारफेरिन की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है तो फिर आपको आंसर में क्या करना है, आपको आंसर में करना है विटामिन के। विटामिन के आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर में कर देना वारफेरिन। और हिपेरिन की जो ड्रग ऑफ चॉइस जो एंटीडोट होती है वो क्या होती है, प्रोटामाइन सल्फेट। डोपामाइन और डाइजोक्सिन, डाइजोक्सिन कार्डियोटॉनिक ड्रग है और डोपामाइन जो न्यूरोजेनिक जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनके अंदर यूज ली जाती हैं, जैसे अल्जाइमर डिजीज हुई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बिहेवियरल डिसऑर्डर इन ए चाइल्ड करेक्टरिस्टिक बाई इनएप्रोप्रिएट हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिवनेस एंड इंटेंशंस इज। ये 4-5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सीधी सिंपल आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बच्चा है जिसको बिहेवियरल डिसऑर्डर है ना, एक बच्चा है जिसको बिहेवियरल डिसऑर्डर है, उसके जो करेक्टरिस्टिक है, जो उसकी विशेषता है वो बताइए। इन एप्रोप्रिएट हाइपर एक्टिविटी, वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है, वो बिना किसी वजह के। इम्पल्सिवनेस भी है, इंटेंशंस भी है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया कि ये कौन से डिसऑर्डर में होता है। फर्स्ट है एन्यूरेसिस, नेक्स्ट है ऑटिस्टिक बिहेवियर, नेक्स्ट अटेंशन डेफिसिट हाइपो एक्टिव डिसऑर्डर, हाइपो एक्टिविटी डिसऑर्डर, नेक्स्ट अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन फोर्थ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जिन्होंने कर दिया है जल्दीबाजी में हाइपो एक्टिविटी डिसऑर्डर, उनका आंसर क्या हो गया है, गलत हो गया। आपको यहाँ पे हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्स में और RRB और DSSB ESIC हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन देखिए क्या है, विच इम्यूनोग्लोबुलिन प्ले ए रोल इन द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सच एज एलर्जी, अस्थमा एंड ऑल प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हेलमिंथिज पैथोजेंस। तो याद रखना है आपको, आपने ये तो पढ़ा होगा कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो एलर्जी के अंदर कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन अपना रोल प्ले करती है, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे और भी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रही किसकी वजह से, एलर्जी की वजह से एंड अस्थमा की वजह से। साथ ही हेलमिंथिक जो भी पैथोजेंस होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन अपना रोल प्ले करती है, अपना रोल प्ले करती है, यानी कि अपनी भूमिका निभाती है आपको इनसे बचाने के लिए। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट IgG, नेक्स्ट IgM, नेक्स्ट IgA, नेक्स्ट IgE। तो ये तो सीधा सिंपल सवाल है और डायरेक्ट आपको आंसर करना है IgE। ये एलर्जी, अस्थमा, हेलमिंथिक जो पैथोजेंस होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। IgG जो है प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, किसको, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। IgA के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, टीयर, ब्रेस्ट मिल्क और जो सलाइवा इनके अंदर ये प्रेजेंट होती है। IgM सबसे खतरनाक, यानी कि बहुत ही ज़्यादा, इसको यूँ समझ लीजिए कि सबसे खतरनाक अपनी बॉडी की एंटीबॉडी होती है जो इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टडी कैन बी ऑब्टेन ए रिलेटिव रिस्क ऑफ डिजीज़, यानी कि जो भी रिलेटिव रिस्क होती है डिजीज़ की
उनको हम किस स्टडी के अंदर ऑब्टेन करते हैं, किस स्टडी के अंदर हम पढ़ते हैं। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट है केस कंट्रोल स्टडी, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडी, नेक्स्ट कॉर्ट स्टडी, नेक्स्ट केस स्टडी। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है कोहर्ट स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ। आपने सुना होगा नॉर्थर्न ब्लॉटिंग एक वर्ड है जो टेस्ट होता है, ये आपने सुना होगा, लेकिन आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा कि नॉर्थर्न ब्लॉटिंग को लेकर ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। लेकिन जो नॉर्थर्न ब्लॉटिंग है वो किसके एनालिसिस के लिए यूज लिया जाने वाला टेस्ट है। तो ऑप्शन में देखिए फर्स्ट है विटामिन्स, नेक्स्ट प्रोटीन्स, नेक्स्ट डीएनए, नेक्स्ट है आरएनए। तो यहाँ पे जो आपको आंसर में करना है वो क्या करना है, आरएनए। वायरस को डिटेक्ट करने के लिए नॉर्थर्न ब्लॉटिंग टेस्ट किया जाता है, लेकिन कौन से को, आरएनए वायरस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What is the compression of ventilation ratio for an infant CPR in case of lone rescuer? लोन रेस्क्यूअर का मतलब है एलोन रेस्क्यूअर। यहाँ पे ऑफ ए अलग लिख रखा है, लोन अलग लिख रखा है ना, तो यहाँ पे ये कंटिन्यूस में है एलोन रेस्क्यूअर, यानी जो रेस्क्यूअर वो कितना है, एक है। वहाँ पे जो इन्फेंट है उसको क्या दे रहे हैं, सीपीआर दे रहे हैं। तो आपको पूछा गया कि कितने कंप्रेशन दोगे और कितने वेंटिलेशन दोगे, यानी कि इनका रेशियो आपको पूछा गया है, कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन का रेशियो पूछा है। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट है 10:3, नेक्स्ट 5:2, नेक्स्ट है 30:2, नेक्स्ट है 20:10। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन थर्ड। सीधा सीधा आंसर आपको दे रखा है 30/2 का रेशियो जो है वो यूज़ लिया जाता है सीपीआर के अंदर। लेकिन आपको यहाँ पे अगर देते 15:2 तो फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होकर इसको आंसर कर देते और आपका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता। लेकिन आपको ऑप्शन में बिल्कुल कन्फ्यूजन जैसा कुछ भी नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंटल डिटीरियोरेशन कैन अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। मेंटल डिटीरियोरेशन किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन है। आपने पढ़ा होगा वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, बेरी बेरी आपने सुना होगा, जिसमें दो नाम आपने सुने होंगे, वाइट बेरी बेरी, ड्राई बेरी बेरी, है ना। तो वो सब देखिए, यहाँ पे जो मेंटल डिटीरियोरेशन है यानी कि जो मेंटल एक्टिविटी है उसको अल्टर्ड कर देते हैं। तो कौन से डिफिशियंसी की वजह से होती है, फर्स्ट है पायरिडोक्सिन, नेक्स्ट विटामिन डी, नेक्स्ट एस्कॉर्बिक एसिड, नेक्स्ट थायमिन। यहाँ पे आपको आंसर करना है थायमिन। आपको अगर पूछे कि वर्निक्स एनसेफेलोपैथी किसी पर्सन को हो रखी है तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस आप क्या देंगे, तो आपको आंसर में करना है फिर इंजेक्शन थायमिन। इंजेक्शन थायमिन आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अराउंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ फ्लूइड इज़ फाउंड इन इन्फेंट्स बॉडी। आपको पूछा गया कि कितना परसेंट बॉडी वेट का फ्लूइड प्रेजेंट होता है किस में, इन्फेंट की बॉडी के अंदर। जो बच्चे होते हैं, जो नवजात बच्चे होते हैं, है ना, जो 1 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके अंदर कितना फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये आपको पूछा है कितना परसेंट फ्लूइड उनके अंदर पाया जाता है। ऑप्शन में फर्स्ट है 70%, नेक्स्ट 50%, नेक्स्ट 40%, नेक्स्ट 60%। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है 70%। अगर बच्चों का आपको पूछे कि इन्फेंट बॉडी के अंदर कितना फ्लूइड होता है तो आपको आंसर करना है 70%। अगर आपको पूछे एडल्ट वन के अंदर कितना परसेंट फ्लूइड होता है तो फिर आपको आंसर करना है 60%। ये किस में होता है, एडल्ट के अंदर। किस में, एडल्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ टिटनस। देखिए आपको साइन और सिम्टम पूछे गए किसके, टिटनस के, और यहाँ पे बहुत सारे साइन सिम्टम भी दिए गए हैं। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट है वाइट टंग कोटिंग, डिस्क्वेमेट्स एंड रेड स्ट्रॉबेरी टंग, रैपिड पल्स, फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग। यानी कुल मिला के आपको यहाँ पे एक दो ऐसे सिम्टम्स होंगे जो हर एक के ऑप्शंस के अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट है क्रॉनिक कफ, कंटिन्यूस लो ग्रेड फीवर, चेस्ट पेन, हिमोप्टाइसिस। नेक्स्ट है सीवियर हेडेक, फीवर विथ लो पल्स, ड्राई वाइट कोटेड टंग। नेक्स्ट है स्टिफ नेक, डिफिकल्टी इन च्यूइंग एंड swallowing, बेंडिंग द बैक इन द शाफ्ट ऑफ बोज। नेक्स्ट स्पाज्म ऑफ मसल्स एंड फेस एंड जो। यानी टिटेनस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो ऑप्शन फोर्थ है वो बिल्कुल सही है। नेक स्टिफनेस, जो नेक है वो जकड़ जाएगी, यानी कि जो पेशेंट टिटेनस से सफ़र कर रहा है उसकी जो नेक है, जो नेक वाला रीजन है वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, उसको ऐसे लगेगा पता नहीं अपने यहाँ पे कुछ ना कुछ बांध दिया है। नेक्स्ट डिफ़िकल्ट इन च्यूइंग एंड swallowing, जो पेशेंट टिटेनस का है उसको निगलने में भी दिक्कत होगी और उसको च्यूइंग करने में भी दिक्कत होगी।
उगाली करने में, है ना, बोलते हो ना आप जुगाली करना, है ना, तो ये जुगाली करने और उसको निगलने में दोनों में दिक्कत होगी। नेक्स्ट है बेंडिंग द बैक इन शार्प ऑफ बोज, यानी कि जो बेंडिंग है, आपने एक देखा होगा एक इमेज, जो पेशेंट होता है वो बिल्कुल इस प्रकार से होता है, यानी यहाँ पे इसके पैर है, यहाँ पे इसका सिर है और बिल्कुल यहाँ पे बैंड आपको दिखाई देता है। ये बैंड जो है वो दिखाई देता है टिटनेस के पेशेंट में, जिसका नाम आपको बताना है। इस टर्म को क्या कहा जाता है, ये एक टर्म भी होती है, इसका नाम भी है, ये टर्म का नाम आपको बताना है। नेक्स्ट है स्पाज्म ऑफ मसल्स ऑफ फेस एंड जो फेस में मसल्स है, जो जबड़े के अंदर जो मसल्स है, जो चेहरे के अंदर जो भी मसल्स है, उनके अंदर क्या होगा, स्पाज्म होगा। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स टिटेनस के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विच बैंडेज इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ द क्लेविकल फ्रैक्चर। क्लेविकल बोन का क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया है, तो आपको पूछा गया है कि इसके ट्रीटमेंट के लिए किस टाइप की बैंडेज आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी किस प्रकार से आप यहाँ पे ड्रेसिंग करेंगे। ऑप्शन में दिया गया, फर्स्ट टी बैंडेज, नेक्स्ट फिगर ऑफ 8 स्प्लिंट, नेक्स्ट कैपलाइन बैंडेज, नेक्स्ट स्पाइका कास्ट। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है फिगर ऑफ 8 स्प्लिंट, यानी कि जो आप 8 लिखते हो सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे बैंडेज करनी है अगर क्लेविकल फ्रैक्चर हुआ है तो। लेकिन जो 8 आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, आप तो इस प्रकार से लिखते हो, लेकिन क्लेविकल बोन तो इस प्रकार से होती है, दोनों तरफ होती है ना। यहाँ पे आ गया आपका थोरेक्स, जो आपका ट्रेकिया वगैरह, सॉरी, जो थोरेक्स वाला रीजन है उसके अंदर जो क्लेविकल बोन्स है दोनों तरफ होती है। लेकिन आपके यहाँ पे मान लीजिए क्लेविकल बोन का क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया है, तो आप ऐसे तो कर नहीं सकते कि यहाँ से आप ऐसे कर दोगे बैंडेज, यहाँ पे ये लो राउंड राउंड करके आप कर दोगे, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यहाँ पे जो आपको करनी पड़ेगी वो किस प्रकार से करनी पड़ेगी, तो दोनों क्लेविकल बोन दोनों तरफ आ गई, यहाँ पे ये आ गया स्टर्नम। तो यहाँ पे देखिए जो आप ड्रेसिंग करोगे, जो बैंडेज करोगे वो किस प्रकार से करोगे आप, 8 इस प्रकार से, यानी कि जो फिगर ऑफ 8 स्प्लिंट है इस प्रकार से आपको क्या करनी होगी, यहाँ पे ड्रेसिंग या बैंडेज करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कौन सा एक बैरियर नहीं है, बाकी सभी क्या है, बैरियर है। फर्स्ट फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, नेक्स्ट चैनल रिचनेस। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, चैनल रिचनेस। एनवायरमेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, ये सारे के सारे क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर होते हैं, लेकिन चैनल रिचनेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्ट्यूसिस इज ऑल्सो नोन एज। बिल्कुल सीधा सिंपल सवाल है कि भाई पर्ट्यूसिस को और किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट रूबेला, नेक्स्ट वूफिंग कफ, नेक्स्ट जर्मन मिजल्स, नेक्स्ट एंटेरिक फीवर। यहाँ पे सीधा सीधा आपको आंसर करना था वूफिंग कफ। पर्ट्यूसिस को वूफिंग कफ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द 2 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर। कंप्यूटर का क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से 2 जो ऑप्शंस है जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, 2 मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर को, वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है ROM एंड रैम, यानी रोम एंड रैम, नेक्स्ट है DVD एंड CD, नेक्स्ट CRT एंड LCD, नेक्स्ट है OCR एंड OMR। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, CRT एंड LCD, दोनों ही क्या है, कंप्यूटर मॉनिटर है, बाकी कंप्यूटर मॉनिटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड नेवर बी फ्रोजन। ये ऐसे क्वेश्चन CNSO में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में जो कौन सी वैक्सीन है जिनको कभी भी फ्रोजन नहीं किया जाता है। बिल्कुल सीधा सिंपल जवाब यहाँ पे आपको देना था, फिर क्वेश्चन भी सीधा है तो जवाब भी आपको सीधा देना है। ऑप्शन में फर्स्ट MMR, नेक्स्ट OPV, नेक्स्ट DPT, TT, नेक्स्ट मिजल्स। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, DPT एंड TT। इनको कभी भी फ्रिज के बाहर नहीं रखा जाता है, हमेशा इनको फ्रिज के अंदर ही रखा जाता है। ओके, तो इनको कभी भी फ्रोज़न नहीं किया जाता है, मतलब फ्रिज से बाहर इनको नहीं रखा जाता। तो कौन सी वैक्सीन है, DPT एंड TT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ए चाइल्ड विथ लेड पॉइजनिंग। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे को क्या हुई है, लेड पॉइजनिंग हुई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा आप ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस उस बच्चे को दोगे। ऑप्शन में आपको दिया गया, फर्स्ट एक्टिवेटेड चारकोल, ये यूनिवर्सल एंटीडोट होती है। क्या होती है, यूनिवर्सल एंटीडोट, यूनिवर्सल एंटीडोट है, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, आंसर उसी के हिसाब से आपको करना है। नेक्स्ट एंटीमेटिक, नेक्स्ट चिलेटिंग एजेंट, नेक्स्ट गैस्ट्रिक लेवाज। दोस्तों यहाँ पे जो आपको आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन थर्ड चिलेटिंग एजेंट। जो चिलेटिंग एजेंट है वो आपको देने हैं अगर किसी बच्चे ने लेड पॉइजनिंग की है, तो उस टाइम जो ट्रीटमेंट चॉइस आपको देना है वो क्या देना है, चिलेटिंग एजेंट। और जो एक्टिवेटेड चारकोल है वो क्या है, यूनिवर्सल एंटीडोट है। अगर आपको कुछ भी ना मिले
तो फिर आप एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं। अगर आपके पास चिलेटिंग एजेंट है तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो इसको देनी है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेस यूरिन आउटपुट इज नॉन एज, बहुत ज़्यादा यूरिन का पास आउट होना क्या कहलाता है? सीधा सिंपल आपको क्वेश्चन है, पॉलीयूरिया, नेक्स्ट प्रोटीनयूरिया, नेक्स्ट पाईयूरिया, नेक्स्ट हिमीचूरिया। आपको करेक्ट आंसर करना है यहाँ पे पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब है एक्सेसिव यूरिन आउटपुट होना। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन इज द बीसीजी वैक्सीन? सीधा सिंपल फिर से क्वेश्चन पूछा है कि बीसीजी वैक्सीन किस टाइप की वैक्सीन है? फर्स्ट कंबाइंड वैक्सीन, नेक्स्ट लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन, नेक्स्ट किल्ड वैक्सीन, नेक्स्ट ट्रिपल वैक्सीन। सीधा सिंपल जवाब है लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिटन कंसेंट इज ऑब्टेन प्रायर टू गिविंग ईसीटी, व्हाट इज पर्पज बिहाइंड इट? बिल्कुल सीधा सिंपल आपको क्वेश्चन पूछा है कि आप रिटन जो कंसेंट लेते हैं ईसीटी देने से पहले, ईसीटी देने से पहले जो आप रिटन कंसेंट लेते हैं इसका पर्पज क्या है? रिटन कंसेंट लेने का पर्पज क्या है ये आपको पूछा है। फर्स्ट है, इट प्रोटेक्ट द हॉस्पिटल स्टाफ फ्रॉम लीगल कॉम्प्लिकेशंस, नेक्स्ट देयर इज नो नीड टू डू सो, नेक्स्ट इट मेक्स द प्रोसीजर इजी, नेक्स्ट इट मेक द प्रोसीजर इफेक्टिव। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है? ऑप्शन फर्स्ट, इट प्रोटेक्ट द हॉस्पिटल स्टाफ फ्रॉम लीगल इम्प्लीकेशंस। जो हॉस्पिटल का स्टाफ होता है वो प्रोटेक्ट रह सके किससे? लीगल इम्प्लीकेशंस से, इसलिए क्या लिया जाता है? पहले रिटन कंसेंट लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिर से दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए, देयर इज ए स्वेलिंग इन डिफ्यूज एरिया, इट इज़ करेक्टरिस्टिक विथ एडिमा दैट अपीयर्स एट बर्थ, डिसअपियर इन सेवरल डेज एंड क्रॉसेज फ्यूचर लाइन्स, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ। देखिए फिर से वही क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले ही पूछा था, यानी कि कुछ क्वेश्चंस पहले ये क्वेश्चन वापस पूछा था, मतलब पूछा गया था। यहाँ पे वही क्वेश्चन है, सेम एज इट इज़। यहाँ पे क्या पूछा है? जो डिफ्यूज़ एरिया है वहाँ पे क्या हो रही है? स्वेलिंग हो रही है। उसके करेक्टरिस्टिक की बात करें तो एडिमा, ये सूजन आ रही है कहाँ पे और कब आ रही है? एट बर्थ पे। एट बर्थ पे जो एडिमा की कंडीशन हो रही है, और ये डिसअपियर कब हो जाती है? कुछ दिनों बाद में ये डिसअपियर भी हो जाती है। लेकिन ये जो स्वेलिंग है वो फ्यूचर लाइन को क्रॉस कर रही है, तो ये कौन सी डिजीज कंडीशन को बता रही है? ऑप्शन में फर्स्ट है कैप्यूट सक्सीडेनम, नेक्स्ट है हाइड्रोसिफिलिस, नेक्स्ट है राइज डिजीज, नेक्स्ट है सिफेल हिमेटोमा। यहाँ पे आपको आंसर करना था कैप्यूट सक्सीडेनम। देखिए जो RVUNL का जो पेपर हुआ है इसमें कैप्यूट सक्सीडेनम के 2 क्वेश्चन इसी एग्ज़ाम में, एक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एम्स नॉरसेट के जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें भी रिवर्स टेंडलनबर्ग की 2 बार ये पोजीशन पूछी गई थी। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि 2 बार 3 बार क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन 2-3 बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रिस्मस राइसस सार्डोनिकस एंड ऑफिस्टोटोनस, जो मैं क्वेश्चन आपको पूछ रहा था वो यहीं पे आ गया। तो अब क्या पूछना है आपको? जो मैंने आपको पूछा था उसका आंसर कोई बात नहीं, जिन्होंने दे दिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दिया है कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लीजिए। ट्रिस्मस राइसस सार्डोनिकस एंड ऑफिस्टोटोनस आर फीचर ऑफ। ये जो 3 आपको सिम्टम दे गए हैं वो किसके सिम्टम है? याद कर लेना, इनको अच्छे से रट लेना। ये टिटनस के सिम्टम है। ऑप्शन में आपको टिटनस, प्लेग, क्यू फीवर, डिप्थीरिया ये दे गए, लेकिन आपको आंसर जो करना था वो क्या करना था? टिटनस। और जो मैंने आपको अभी बताया था कुछ ही देर पहले कि पेशेंट बैंड हो जाता है, यानी कि यहाँ पे पैर है पेशेंट के और यहाँ पे क्या है? सिर है, लेकिन यहाँ से ये क्या हो रहा है? बैंड हो रहा है। यहाँ पे इसके हैंड जो है नीचे झुके हुए हैं। तो ये जो इसकी पोजीशन है वो क्या? ऑफिस्टोटोनस पोजीशन कहलाती है, यानी कि धनुषाकार। क्या बोलते हैं आप इसको? धनुष। अरे आपने देखी होगी धनुष इस प्रकार से होती है, यहाँ पे इसके जो डोर बंदी होती है यहाँ से तीर चलाते हैं ना, तो ये धनुष इस प्रकार से जो पेशेंट है वो बन जाता है, मतलब धनुष आकार का पेशेंट बन जाता है। तो ये क्या कहलाती है? ऑफिस्टोटोनस। बाकी ये जो 3 सिम्टम दिए गए, ट्राइस्मस, राइसस सार्डोनिकस एंड ऑफिस्टोटोनस, तीनों क्लिनिकल फीचर जो है किसके होते हैं? ये होते हैं टिटेनस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियोमाइसिन इज एडमिनिस्ट्रेड टू ए पेशेंट विथ हिपेटिक सिरोसिस टू रिलीवेंट द फॉर्मेशन ऑफ। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था, ये CNCI में भी क्वेश्चन पूछा गया था, और इससे CNCI में नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया था MPCHU के एग्जाम में, और एम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो नियोमाइसिन है वो हिपेटिक सिरोसिस के पेशेंट को एडमिनिस्टर की जाती है। लेकिन ये जो नियोमाइसिन दी जा रही है वो क्यों दी जा रही है हिपेटिक सिरोसिस के पेशेंट को?
किसके फॉर्मेशन से प्रिवेंट करने के लिए दी जा रही है। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट बाइल, नेक्स्ट यूरिया, नेक्स्ट एमोनिया, नेक्स्ट हीमोग्लोबिन। बिल्कुल सीधा सा आपको आंसर करना है अमोनिया। जो न्यूमाइसिन एडमिनिस्टर की जा रही है हिपेटिक सिरोसिस के पेशेंट को, तो इसलिए एडमिनिस्टर की जा रही है ताकि अमोनिया का फॉर्मेशन ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लिनिकल टेस्ट टू कन्फर्म आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को कन्फर्म पहचानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आप टेस्ट करेंगे। ये आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, DSSB, ESIC, एम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन देखिए फर्स्ट बोन मेरो एग्जामिनेशन, नेक्स्ट रेड ब्लड सेल काउंट, नेक्स्ट सीरम फेरेटिन लेवल, नेक्स्ट रेटिकुलोसाइट काउंट। बिल्कुल सीधा सा आपको जवाब देना है यहाँ पे सीरम फेरेटिन लेवल। जो सीरम फेरेटिन लेवल है उसको असेस करके, उसका टेस्ट करके आप कंफर्म टेस्ट कर सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है कि पेशेंट को नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर दैट एस्टैब्लिशेज कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड फिटस ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ इज। देखिए वो कौन सी स्ट्रक्चर है जिससे जो मदर है उसका और फिटस का क्या होता है, कनेक्शन होता है, दोनों के बीच में कनेक्शन होता है इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान में। फिटस का इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान में एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिससे वो मदर से कनेक्ट होता है। उस स्ट्रक्चर का नाम आपको पूछा गया है, कौन सी वो स्ट्रक्चर है। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट डेसिडुआ, नेक्स्ट प्लेसेंटा, नेक्स्ट यूट्रस, नेक्स्ट है वेजाइना। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सेकंड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से क्या होता है, फिटस और मदर दोनों के बीच में कनेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैपेसिटेशन, ये भी एम्स में पूछा जा चुका है। कैपेसिटेशन अकर्स इन द, कैपेसिटेशन कहाँ पर होता है। ऑप्शन देखिए फर्स्ट एम्पिलरी रीजन, नेक्स्ट सेमिनल वेसिकल, नेक्स्ट एपिडिडाइमस, नेक्स्ट वॉस डिफरेंस। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट एम्पिलरी रीजन। एम्पिलरी रीजन के अंदर कैपेसिटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। उबुंटू इज विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे ये उबुंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपको पूछा गया है। फर्स्ट है ओपन सोर्स, नेक्स्ट है विंडोज़ बेस्ड, नेक्स्ट है मैक बेस्ड, नेक्स्ट ओपन एक्सेस। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ओपन सोर्स। दोस्तों एम्स में कंप्यूटर के भी 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्यूटर के आ रहे हैं वो आप ज़रूर याद कर लेना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रूसामाइड यानी कि लास्ट 6 इज ए या फिर एन। जो फ्रूसामाइड जो लास्ट 6 है वो क्या है। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट है थायजाइड डायूरेटिक, नेक्स्ट ऑस्मोटिक डायूरेटिक, नेक्स्ट लूप डायूरेटिक, नेक्स्ट है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है लूप डायूरेटिक। अरे अच्छे से रट लिया होगा आपने, लास्ट 6 क्या है, लूप डायूरेटिक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्पेशल मीडियम इनहिबिट्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोब्स but maintains a status quo condition. These are the properties of A या N। देखिए एक स्पेशल प्रकार का जो मीडियम होता है जिसके अंदर क्या होता है, जो भी माइक्रोब्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट होते रहते हैं, यानी कि इनहिबिट सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ऐसा वो कौन सा मीडियम है जिसके अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, यानी कि जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही होता है, बट मेंटेन्स स्टेटस क्वा कंडीशन। यानी कि यहाँ पे एक कंडीशन भी दी गई है कि जो मेंटेन रहती है इस मीडियम के अंदर, उस मीडियम का आपको नाम पूछा है, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है वो कौन से मीडियम की है। फर्स्ट एनरिचमेंट मीडिया, नेक्स्ट डिफरेंशियल मीडिया, नेक्स्ट सिलेक्टिव मीडिया, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट मीडिया। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 ट्रांसपोर्ट मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम द, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज होता है। ऑप्शन फर्स्ट है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, नेक्स्ट एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, नेक्स्ट है पार्स इंटरमीडिया, नेक्स्ट है इनफंडिबुलम। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे जो आपको आंसर में करना था वो क्या करना था, पोस्टीरियर लॉब। तो देखिए जो ऑक्सीटोसिन और जो एडीएच है, एडीएच एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन है, दोनों ही कहाँ से सिक्रेट होते हैं, पोस्टीरियर लॉब ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, सॉरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वन और मोर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द फूड इट इज़ नोन एज।
एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अगर फूड्स के अंदर ऐड किए जाते हैं, मिला दिए जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट ईयर के अंदर न्यूट्रिशन के अंदर आपने ये पढ़ा होगा। फर्स्ट देखिए फूड एडल्ट्रेशन, ये भी आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट फूड फोर्टिफिकेशन, नेक्स्ट फूड कंटामिनेशन, नेक्स्ट फूड एब्स्ट्रैक्शन, सारे के सारे आपने न्यूट्रिशन के अंदर फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। लेकिन जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन सेकंड, फूड फोर्टिफिकेशन। फूड्स के अंदर अगर एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिला दिए जाए तो वो क्या कहलाते हैं? फूड फोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैनिक एपिसोड इज। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आप याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एम्स की एग्ज़ाम के लिए, ESIC की एग्ज़ाम के लिए, DSSB की जो फ्यूचर एग्ज़ाम होने वाले उनके लिए। लेकिन मैनिक एपिसोड के लिए जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस के लिए जो ड्रग दी जाती है, यानी कि किसी पर्सन को मैनिक एपिसोड्स हो रहे हैं, मेनिया किसी पर्सन को हो रखा है, तो उसमें जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस के रूप में जो दवाई यूज़ ली जाती है, जो ड्रग यूज़ ली जाती है, वो कौन सी यूज़ ली जाती है? ऑप्शन में फर्स्ट है इमिप्रामाइन, नेक्स्ट है CPZ, नेक्स्ट है हेलोपेरिडोल, नेक्स्ट है लिथियम। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है? लिथियम। इमिप्रामाइन किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? बताइए मुझे कमेंट करके। अगर आप नहीं बताते हैं तो कोई बात नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, मैं बता दूंगा। लेकिन आप एक कोशिश करना, इमिप्रामाइन किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? ये एम्स में 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 रिजल्ट्स इन। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है? यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन विटामिन से पूछे जा चुके हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट है पर्निशियस एनीमिया, नेक्स्ट इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन एंड आइज, नेक्स्ट नाइट ब्लाइंडनेस, नेक्स्ट लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये तो अभी मैंने आपको बताया था कि विटामिन A की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन है, लेकिन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से पर्निशियस एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट टाइम द वेट ऑफ प्लेसेंटा इज अप्रॉक्सीमेटली। एट टाइम पे जो वेट ऑफ प्लेसेंटा है, यानी कि जो प्लेसेंटा का वजन है एट टाइम पे, वो कितना होगा? ऑप्शन में दिया गया है फर्स्ट 500 ग्राम, नेक्स्ट 300 ग्राम, नेक्स्ट 100 ग्राम, नेक्स्ट 1000 ग्राम। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना वो करना है फर्स्ट, यानी कि 500 ग्राम। 500 ग्राम वजन होता है प्लेसेंटा का एट टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड ECT। ECT से दूसरा क्वेश्चन है, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड ECT द शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट यूज्ड इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो मॉडिफाइड ECT दी जाती है उसके दौरान जो शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट यूज ली जाती है वो कौन सी ड्रग यूज ली जाती है? ऑप्शन में दिया गया फर्स्ट पैनक्रोनियम ब्रोमाइड, नेक्स्ट एट्रोपाइन, नेक्स्ट थियोपेंटोन, नेक्स्ट है सक्सिनाइल कॉलिन। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है? ऑप्शन फोर्थ, सक्सिनाइल कॉलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हिस्टामाइन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक हिस्टामाइन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का एग्जाम्पल नहीं है? बाकी सारे हैं एक को छोड़कर, यानी एक्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन मान लीजिए आप एक तरह से। ऑप्शन में फर्स्ट है सिमिट्रिडिन, नेक्स्ट रेनिटिडिन, नेक्स्ट है फिमोटिडिन, यहाँ पे नेक्स्ट है ओमिप्राजोल। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था? ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल हिस्टामाइन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट नहीं है। बाकी देखिए यहाँ पे डीन यानी कि सिमिट्रिडिन, रेनिटिडिन, फिमोटिडिन, तीनों ही क्या है? हिस्टामाइन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कॉज ऑफ इसोफेजियल वेरिसेज। इसोफेजियल वेरिसेज का कारण आपको पूछा है कि क्यों होता है इसोफेजियल वेरिसेज। फर्स्ट हाइपोटेंशन, नेक्स्ट पेरिटोनाइटिस, नेक्स्ट पोर्टल हाइपरटेंशन, नेक्स्ट गैस्ट्राइटिस। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, यानी कि पोर्टल हाइपरटेंशन। अगर पोर्टल हाइपरटेंशन किसी पर्सन को होता है तो उसमें इसोफेजियल वेरिसेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर इसोफेजियल किसी पर्सन में होगा, इसोफेजियल वेरिसेज किसी पर्सन में होगा तो 100% चांसेज होंगे कि इसमें पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से इसोफेजियल वेरिसेज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ वायरस रेस्पॉन्सिबल फॉर चिकन पॉक्स इज थ्रू द। देखिए जो पोर्टल ऑफ एंट्री है, यानी कि जो चिकन पॉक्स का जो वायरस है उसकी एंट्री किस प्रकार से होती है? उसकी एंट्री किस प्रकार से होती है? ऑप्शन में देखिए फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल, नेक्स्ट पेरेंटल, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नेक्स्ट GI ट्रैक्ट। बिल्कुल सीधा सा आपको आंसर करना था यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो चिकन पॉक्स है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू जो चिकन पॉक्स का वायरस होता है वो एंट्री करता है, यानी कि उसने जो प्रवेश लेना है वायरस को वो कैसे लेना है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलैप्सिंग पल्स इज ऑल्सो नोन एज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोलैप्सिंग पल्स को और किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट है बिगमिनल पल्स, नेक्स्ट है पल्सस अल्टरनेस,
नेक्स्ट है वाटर हैमर पल्स, नेक्स्ट बाउंडिंग पल्स। बिल्कुल सीधा सा आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था, वाटर हैमर पल्स। जो कोलैप्सिंग पल्स है उसे वाटर हैमर पल्स कहा जाता है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के इस पार्ट का, नॉन मेलेफिसेंस इज एसोसिएटेड विथ। दोस्तों एम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और नेक्स्ट जो नोट सेट होने वाला है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नॉन मेलेफिसेंस किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है रिस्क एंड कॉस्ट, नेक्स्ट सेल्फ गवर्नेंस, नेक्स्ट प्रमोशन ऑफ द प्रोफेशन, नेक्स्ट डूइंग नो इंटेंशनल हार्म। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है? ऑप्शन फोर्थ, डूइंग नो इंटेंशनल हार्म। नॉन मेलिफिसेंस का मतलब होता है जो कुछ भी कर रहा है वो किसी के लिए हानिकारक नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे जो भी रिमेनिंग हमारे क्वेश्चंस रह जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में है, द ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट देयर डे आफ्टर डिलीवरी इज टर्म्ड एज। अभी लेटेस्ट MPCHO में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी जो एग्ज़ाम हुई थी फर्स्ट शिफ्ट का, जो मैंने आपको पेपर बताया उसके अंदर मैंने आपको ये क्वेश्चन भी बताया था। हम ये पेपर डिस्कस करने के बाद MPCHO का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे, उसके भी हम 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और आज जो पंजाब CH का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका भी हम पेपर ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको पूछा गया जो ब्रेस्ट मिल्क है, जो पहली बार सिक्रीट होता है डिलीवरी होने के बाद में, जो पहला मिल्क होता है, जो पहला दूध होता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है कोलोस्ट्रम, नेक्स्ट वीनिंग, नेक्स्ट म्यूकोनियम, नेक्स्ट मेलिना। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था? कोलोस्ट्रम। अगर आपको पूछे कि डिलीवरी के बाद में जो पहला दूध होता है मातृत्व का, यानी माँ का जो पहला दूध होता है उसे क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम। और ये सबसे अच्छा दूध होता है बच्चे के लिए, जो बच्चा जन्म लिया है उसके लिए बहुत ही अच्छा मिल्क जो होता है वो होता है कोलोस्ट्रम, जिससे बहुत ही अच्छी खासी उसको एंटीबॉडी मिलती है, इम्यूनोग्लोबुलिन मिलती है, प्रोटीन मिलता है, सब कुछ उसको मिलता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 60 क्वेश्चन, यानी कि पार्ट फर्स्ट आज ही यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे, तो आप उस पार्ट को भी देखना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।